सो हेलो गाइस, दिस इज आर्यन जायसवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन डेली हिंदी डोज। कोशिश करेंगे कुछ यहाँ पर नया सीखने की, आपको कुछ नया सिखाने की और साथ में कुछ नया करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विश्लेषण के बारे में, तो विश्लेषण का जो विलोम होता है वो संश्लेषण होता है, यानी कि यहाँ पर विश्लेषण और विवेचन जो है यहाँ पर विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे कृति दिया गया, तो कृति का मतलब रचना होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अन्यान्य का मतलब होता है और, तो यहाँ पर ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। और अन्योन्य का मतलब होता है परस्पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों विकल्प सही हैं। बट बात करते हैं अगर ऑप्शन नंबर डी के बारे में, कृति का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, रचना। यहाँ पर कृति लिखा है, माफ़ कीजिएगा, कृति लिखा है, ये एक गलत शब्द है। जबकि यहाँ पर जो निकृष्ट पुरुष है, अगर इसकी बात करें तो इसका सही अर्थ होता है कृतज्ञ। तो यहाँ पर कृति नहीं कृतज्ञ होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प जो है सही नहीं है। चलिए, ये क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कई बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहावरा, इसका आपको अर्थ बताना है। तो भाई, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। समझ में आ गया सर? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पहला कथन है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। तो ये क्या एक सरल वाक्य है? तो देखा जाए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कहीं भी आपका दो वाक्य जुड़ा नहीं है, एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो कभी भी यहाँ पर ये सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या मिश्र या संयुक्त वाक्य में से कोई भी वाक्य नहीं होगा। ये सरल वाक्य, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। पहला दूसरे पे डिपेंड करता है, पहला वाक्य दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए, और वैसे भी जो लग जाए, जब भी जो किसी शब्द में लग जाए तो वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं कि नेता ने भाषण दिया और चला गया। नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो और लग गया और संयुक्त बोला है, तो यहाँ पर देखा जाए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम बात करते हैं डी के बारे में, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। तो यहाँ पर देखा जाए और लग गया है, यानी कि ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, आपका सरल वाक्य उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी में सरल वाक्य लिखा है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। क्या कह रहा है भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी। भाई, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं, अपव्ययी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर मितव्ययी होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संबंधित जोड़ा जो है गलत दिया गया है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन जो और दिए गए उनको भी पढ़ लो, क्या पता आपसे वहीं से क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि जिसका इलाज कठिन हो उसको दुस्साध्य बोलते हैं, जो मनुष्यता से दूर हो उसको अमानुषिक बोलते हैं, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रागैतिहासिक मतलब क्या हो, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ऑप्शन नंबर जो ए की बात करें, नहीं कल मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकूँगा। ऑप्शन जो इसका ए है, देखिए नहीं के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर नहीं ऐसे लगना चाहिए था, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन जो इसका ए है वो विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है। अब जैसे अगला देखा जाए, मैं क्या कहता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही लगा है। महक कौमा रागनी कौमा श्वेता आदि भी आई, और यहाँ पर देखिए ये भी लगा है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। भाई, यहाँ पर तुम कहाँ थे क्वेश्चन मार्क लग गया है, उसके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है। तो यहाँ पर देखा जाए विराम चिन्हों की दृष्टि से ये सारे के सारे सही हैं। बट ऑप्शन जो इसका ए है वो विराम चिन्ह नहीं के बाद एक लगना चाहिए था, विस्मयादि बोधक का। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है, लोकोक्ति और उनके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। तो चलिए चारों ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि
ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब दिया गया है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन है। देखा जाए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला तो भाई बिल्कुल सही है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में पड़ना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है भाई, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, यानी कि इतना खर्चा करो कि भाई आपकी जो इज्जत है वो बनी रहे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार जल जाती है, तो भाई ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है धोखेबाजी जो होती है ना वो हर बार नहीं चल सकती है, इसलिए ज़्यादा धोखेबाजी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर ही हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चिरंतन की बात कर रहा है, देखिए ध्यान से, चिरंतन शब्द के विलोम के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो विलोम होता है भाई नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शाश्वत का विलोम क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन में आया जान लो, शाश्वत का विलोम भी आपका नश्वर ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सनातन के बारे में, सनातन का विलोम अधुनातन होता है, याद रखिएगा। सनातन के बारे में क्या बोलते हैं, इसका होता है अधुनातन, और अविच्छिन्न का विलोम होता है विच्छिन्न। क्लियर है सर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा तो क्वेश्चन आके जो आए हैं आज वो सारे गलत वाले ही पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है लोहा लेना। अब लोहा लेना इसका मतलब क्या होता है भाई, लोहा लेना यानी कि सामना करना। तो देखा जाए ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट बात है। रास्ता नापना, अरे भाई रास्ता नापने का मतलब होता है चले जाना, ना कि आकलन करना, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलते नहीं भाई अपना रास्ता नाप लो, यानी कि यहाँ से चले जाओ, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर गलत युग्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, बिल्कुल सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है लोकोक्ति और उनके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला देखिए जोड़ा क्या कह रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना दोस्त ना मानकर दूसरे पर मरना। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर अगर ये देखा जाए भाई आ बैल, ये वाला जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लास्ट वाला ऑप्शन जो कह रहा है आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है बैल को मारना, ये गलत बात है। इसका मतलब होता है मुसीबत का कारण स्वयं ही बनना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर गलत मुहावरा हो जाएगा, गलत लोकोक्ति हो जाएगी। जबकि और जो यहाँ पर दिए गए हैं आग का अंधा नाम नयन सुख अकल बड़ी अभैंस, इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। भाई उड्डयन, अब बात करते हैं उड्डयन के बारे में, यहाँ पर आ गया है। तो उड्डयन का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा उत प्लस डयन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है उत प्लस डयन, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उत प्लस डयन ये तो आपको मिल गया। अब इसके अलावा एक चीज़ और जानिएगा, यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि का नियम क्या होता कहलाता है कि अगर आधा ता या आधा दा के बाद छोटा उ या डा हो तो आधा ता या आधा दा के स्थान पर डा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आधा दा ये लिखा है, डा हो जाता है, जैसे उत प्लस डयन यानी कि उड्डयन। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द ढूंढना है। तो देखिए 15 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दृष्टा लिखा गया है, देखिए सुषुप्त, यहाँ पर भाई सुषुप्त ऐसे नहीं लिखा होता है, यहाँ पर ये वाला सु होता है। इसके अलावा रचयिता में भाई रचया पे छोटी मात्रा होता है, यिता रचयिता होता है। और सृष्टा ऐसा नहीं होता भाई, सृष्टा आपका कुछ इस तरह से होता है, समझ गए ना, सृष्टा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दृष्टा के बारे में, तो दृष्टा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट वर्तनी वाला है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा और जो ऑप्शन है वो आपके वहाँ पर गलत वर्तनी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है। अगर हम बात करें चौराहा के बारे में, तो चौराहा यानी कि चार राहों वाला, तो पहले आपका एक संख्यावाचक विशेषण आ गया, यानी कि यहाँ पर द्विग समास हो जाएगा, क्योंकि द्विग समास मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पहला पद आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका अर्थ क्या है भाई? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका अर्थ हो जाएगा भाई आपका गुप्त मंत्रणा होना। क्या ये सही है? गुप्त मंत्रणा होना, हाँ जी भी हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, गुप्त मंत्रणा होना, ये अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगने का बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब देखिए कह रहा है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास के बारे में, देखिए ऑप्शन जो इसका सी कह रहा है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर, चक्रधर का मतलब होता है चक्र प्लस धर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, लेकिन कौन, इसका मतलब क्या होता है? विष्णुदेव। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे समास होते हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आपका पीताम्बर, वहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, 19 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो किसका भेद है? तो स्वर जो होता है वो आपका हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद होता है, यानी कि ध्वनियों का विभेद होता है। और हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है, आपकी स्वर और व्यंजन। अब तो यहाँ पर ध्वनियाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वर जो हो जाएंगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वर्ड, यहाँ पर वर्डों के भेद होते हैं स्वर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? चलिए वर्ड में स्वर और व्यंजन दो चीज़ें आती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है अत्याचार में उपसर्ग क्या है? भाई अत्याचार का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आता है? अति प्लस आचार, यानी कि सीमा से अधिक किया जाने वाला दुर्व्यवहार जो होता है वो अत्याचार कहलाता है। तो अति एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। तो अति उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों का उच्चारण, शब्दों के अर्थ इत्यादि सरलता से छात्र को सिखाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? भाई ध्यान से देखिएगा, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें अगर बात करते हैं कौन सा अलंकार होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है रूपक अलंकार, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो यहाँ पर रूपक अलंकार क्यों होगा? यहाँ पर अंबर को पनघट और तारा को घड़ा तथा ऊषा को नगर की स्त्री के रूप में मान लिया गया है। जहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है यहाँ पर कि ऊष्म वर्ड है, ऊष्म वर्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऊष्म वर्ड मैंने शा, सा और हा, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। और वर्ड के हमने बताया ना, वर्ड यहाँ पर दिया गया है तो वर्ड भी व्यंजन, यानी वर्ड आपके दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ड सा, शा, सा और हा, ये आपके चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अलावा यारा लावा की बात करते हैं, देखिए ऑप्शन बी तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यारा लावा की बात करें तो ये आपके अंतः से व्यंजन है। चा छा जा झा, ये आपके क्या बोलते हैं? चा छा जा झा टा ठा डा, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो जो आपके अलग अलग व्यंजन है ना, अंतः से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आपके क्या बोलते हैं ऊष्म व्यंजन और आपका क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, ये सब कुछ याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। कभी भी कोशिश करिएगा ना कि जितनी भी चीज़ें आपको मिले वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने उस तरह कोई क्वेश्चन आए ना तो कम से कम आप लोग उसको टिक तो कर ही जाओगे। यही फ़ायदा होता है अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम टिक करने वाला ऑप्शन है तो आप टिक करके आ ही जाते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि मेंढक का तत्सम रूप क्या है। अगर हम बात करते हैं मेंढक के बारे में तो मेंढक का जो तत्सम रूप है वो आपका मंडूक है। क्या है दोस्तों? मंडूक है। और शेष विकल्प जो हैं वो बिल्कुल अनुचित दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है मंडूक, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई बंदूक बोले, मुष्टि बोले, मुग्ध बोले तो ये
यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज, दिक् प्लस गज, कौन सा दिक्, ये वाला ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, दिक् प्लस गज, दिग्गज, यहाँ पर उचित संधि विच्छेद हो जाएगा और यहाँ पर भी वही आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। और इस व्यंजन संधि में कौन सा नियम का यूज किया गया, जब आधा का, आधा चा, आधा टा, आधा ता, आधा पा आदि के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या रा ला वा या कोई स्वर आता है तो वहाँ पर आधा का, आधा चा, आधा टा, आधा ता, आधा पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। का तीसरा वर्ण क्या आपका, का खा गा है ना, तो का गा हो गया। क्लियर है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए कह रहा है कि गुप्त का विलोम क्या है। अब बताइए, अगर गुप्त के बारे में बात करते हैं तो गुप्त शब्द का विलोम जो होता है वो प्रकट होता है। गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है, प्रकट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त की बात करते हैं तो मुक्त का विलोम क्या होता है, ग्रस्त होता है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है गांठ का पूरा इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गांठ का पूरा इस मुहावरे के अगर हम बात करते हैं अर्थ के बारे में तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालदार। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ का पूरा यानी कि धनी या मालदार होना। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्य का जो अनेकार्थक शब्द है वो आपका निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य, ये सारे के सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है निशाना वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा, निशाना या उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो आपसे कह रहा है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है। बताइए सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सुधा के बारे में तो भाई सुधा का अनेकार्थक हो जाएगा अमृत होता है उसका मतलब, या पानी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अमृत और पानी ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन जो इसका बी वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सर 29 क्वेश्चन तक। आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन तरफ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो आंसर है आपको कल, ये हिंदी डेली रोज नंबर 1 है, कल का हिंदी डेली रोज नंबर 2 आपको मिल जाएगा सुबह सुबह। तो आप लोग पर डे इसी तरह देखते रहिएगा और आपको इसका आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा, बट आपको कॉमेंट करके इसका जवाब जो है देना है। और सभी साथियों से बता दी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC, यूपी टेट, सी टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सभी में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जुड़ जाएँ और सभी लोग रोज़ का रोज़ जो वीडियो है देखा करें, जिससे आपको हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे और डेली इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।